तो चलिए हम लोग आज फ्रेंड्स एक बार फिर से स्टार्ट करें एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में जहां थे हम लोग वहां से हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जो किया था आपको अच्छे से ध्यान हो, एसिड्स के स्ट्रेंथ पर बात करते करते हम लोगों ने काम स्टार्ट कर दिया था मेटल ऑक्साइड के एनहाइड्राइड्स पर, मेटल ऑक्साइड्स के नेचर पर। और उसमें हमने दिखाया कि ट्रांजिशन मेटल जिनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, अगर उनका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो बेसिक होता है नेचर में, इंटरमीडिएट हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एम्फोटेरिक होता है, और अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, लार्जर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एसिडिक होता है, और कभी कभी स्ट्रांगली एसिडिक भी होता है। तो ये नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स पर हम लोगों ने पिछले क्लास में बातें करी थी, इस पर काफी बातें की। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको हाइड्रा एसिड्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं, जरा अच्छे से देखेंगे ध्यान से ध्यान से। देखें, हाइड्रा एसिड्स ठीक से देखेंगे। ऑक्सी और हाइड्रा में डिफरेंस क्या था? ये वाला टाइप ऑक्सी होता है, ध्यान से, जिसमें इसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छे से देखोगे, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा, और ये ऑक्सी एसिड। और एक होता है हाइड्रा एसिड, जिसमें सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन कनेक्टेड है। इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन नहीं, सेंट्रल एटम। ठीक है, हाइड्रा एसिड। तो इसमें जो हाइड्रा का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर होगा। सेंट्रल एटम सीधा सीधा हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, सेंट्रल एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है किससे? हाइड्रोजन से। अच्छे से देखेंगे, बढ़िया से सुने मेरी चीजों को। जैसे आप कोई एग्जांपल इसके लिए लिखे, HFHCl HBrHI तो है ही, H2S, ध्यान से देखेंगे, ASH3, PH3, H2SE, ध्यान से, वगैरह वगैरह, ये सब तो है। इसके बाद आ जाए N3H, थोड़ा अलग तरीके का, हाइड्राजोइक एसिड बोलते हो बेटा, हाइड्राजोइक एसिड इंपॉर्टेंट है, याद रखना। HCN, प्रूशिक एसिड बोलते हो, हाइड्रोजन साइनाइड जो है इसी का नाम है प्रूशिक एसिड। H2CN2, H2CN2 साइनामिक एसिड बोलते हैं, साइनामिक एसिड। ठीक से देखोगे, स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहां देखो, कार्बन और दो तरफ दो नाइट्रोजन रख दिया हमने। अब देख लो अच्छे से, दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हमने इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, दो इधर दो इधर, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, 2 1 3, एक लोन पेयर एक लोन पेयर। किस एसिड का स्ट्रक्चर है? साइनामिक। ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखेंगे। हाइड्राजोइक N3H फॉर्मूला, प्रूशिक HCN फॉर्मूला, साइनामिक H2CN2, और सब भी है, जैसे HSBF6, HSBF6, ये सब वगैरह भी। नाम अभी नहीं कर सकते हैं, लिखने के लिए लिख सकते हैं, हेक्सा फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड ऐसे करके बोल सकते हैं, ETC लगा देते, मेनली ये थी। ठीक से देखिए, तो हाइड्रा एसिड आपको समझ में आ गया। अब पॉइंट क्या है, आप ऑक्सी में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लेके चलते हैं? जब पीरियोडिक टेबल डील करते हैं आप, तो ऑक्सी में एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे लेते हैं? सर इसमें लेते हैं हम लोग राइट और अप। एक्स किधर का एलिमेंट होना चाहिए? राइट, और डाउन की अप अप। और हाइड्रा एसिड में यही चीज, राइट तो होता है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन डाउन ना होकर के, सॉरी अप ना होकर के चीजें यहां डाउन होती। लॉजिक इसका हम बाद में देंगे। क्या हमने बोला पहले ये देख लीजिए, हाइड्रा एसिड का स्ट्रेंथ किधर जाएगा पीरियोडिक टेबल में? राइट एंड अप ना होकर के डाउन। इसका कॉन्सेप्ट ऑक्सी की तरह नहीं है। और स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि कैसे निकला ऑर्डर, तो ये ऑक्सी के तरीके से इसका ऑर्डर नहीं निकलेगा, इसका ऑर्डर अलग तरीके से निकलेगा।
ठीक है ना, मतलब ऑर्डर राइट कैसे हुआ या डाउन कैसे हुआ, कैसे निकलेगा। तो ये ऑक्जी की तरह से नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर दूसरा हिसाब किताब था, यहाँ दूसरा हिसाब किताब होगा। इसको टाइम लगेगा समझने में, और अभी इतनी जल्दी आप उसको समझेंगे भी नहीं। तो जब हम थोड़ा आगे जाएं, काफी आगे जाएंगे, तो वहां पे हम चीजों को क्लियर करेंगे क्यों हाइड्रा का ऐसा हुआ। फिर भी तो आपको याद रखना राइट एंड डाउन। मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट हम लेते हैं 4a 5a 6a 7a, ध्यान से। तो यहां से क्या लोगे, HF HCl HBr HI, देखना दोस्त अच्छे से। यहां क्या लोगे, H2O H2S H2SE H2T। यहां पे क्या लोगे, हाइड्रोजन लगाओगे तो NH3 बनेगा, NH3 PH3 ASH3 SBH3। यहां क्या बनेगा बेटा, CH4 SiH4 GeH4 SnH4। ठीक से ये वाला पीरियड अपने सिलेबस में पढ़ना, इतना दूर ये वाला एरिया आपको पढ़ना। तो इसमें किधर होगा, राइट और डाउन, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लॉजिक अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इसका रीजन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे चल के डिस्कस करें। राइट एंड डाउन, तो इस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पहले लिख लो। डाउन क्यों हो गया यहां, जबकि ऑक्सी में अप था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाइड्रा में साइज भी लगता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लगता है, दोनों चीजों का कंबाइंड इफेक्ट होता है, वो अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं रीजन। अभी बस जान लीजिए हाइड्रा में पीरियोडिक टेबल में राइट एंड डाउन, और ऑक्सी में राइट एंड अप। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे ज्यादा बेटा क्या हुआ, HI। इसके बाद फिर क्या हुआ रे, HBr, फिर क्या हुआ HCl, फिर क्या हुआ HF, फिर क्या हुआ H2S, फिर क्या आया H2O, फिर क्या आया, देखते जाओ PH3, फिर क्या आया NH3, फिर क्या आया SiH4, फिर क्या आया CH4 वगैरह। अब जैसे टॉप 3 ऑक्सी एसिड, एक 7A से HClO4, एक 6A से H2SO4, और एक 5A से HClO4, 7A से 6A से H2SO4 और 5A से HNO3। 3 टॉप ऑक्सी एसिड को आप क्या बोल रहे थे, याद करें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सी एसिड। तो टॉप 3 हाइड्रा एसिड भी यहां स्ट्रॉन्ग हाइड्रा एसिड होगा, कल हमने डिस्कस भी किया था। क्या होगा, ये तीनों स्ट्रॉन्ग हाइड्रा एसिड्स। कल हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग में क्या होता है, आप वाटर में डालेंगे तो 100% आयनाइजेशन होगा, याद करें, कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा, H+ जोड़ Cl-, यूनिडायरेक्शनल, कोई इक्विलिब्रियम नहीं। लेकिन अगर कोई, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन अगर वहीं पर हमने बोला कि अगर कोई वीक एसिड ले, तो पहले क्या होगा, वो एक H+ देगा, इक्विलिब्रियम पर कुछ देगा कुछ नहीं देगा, HS-, फिर ये एक H+ देगा, कुछ देगा कुछ नहीं देगा, मतलब इक्विलिब्रियम पर सारी चीजें रहेंगी। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में फर्क है। तो आपने यहां पर सीखा ऑक्सी और हाइड्रा में पहले तो ऑर्डर में डिफरेंस, ऑक्सी में है राइट एंड अप, हाइड्रा में है राइट एंड डाउन। और हाइड्रा में जो पढ़ना है वो सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड वाला, और एक दो एक्स्ट्रा उधर HBr HI का पढ़ना, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो हमने आपको डिस्कस किया, ये किस ब्लॉक से, अब जरा देखिए, ये वाला ग्रुप 11th से है, जबकि ये ग्रुप और वो ग्रुप 12th से। मतलब आपसे बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, HF HCl HBr HI में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अप द ग्रुप मत कर दीजिएगा। हमने क्या बोला, हाइड्रा में डाउन द ग्रुप होगा, ऑक्सी में अप होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगता है, हाइड्रा में साइज लग जाता है, क्यों, इसका लॉजिक आगे आएगा। तो ये बोर्ड में भी इस तरीके के क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में भी आता है। तो चलो, ऑक्सी अपनी जगह हो गया, हाइड्रा अपनी जगह हो गया, हमने दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब एक बार हम लोग अगले पेज में कुछ अलग तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, और फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर भी। तो आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, जल्दी से। आइए, अब इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं इस तरीके से, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपने कुछ ऑक्सी में भी पढ़ा पीरियोडिक टेबल में, और कुछ हाइड्रा में भी पढ़ा।
याद करें ऑक्सी जो आपने स्ट्रॉन्ग एसिड जो पढ़ा है ऑक्सी में, वो क्या सब था? HClO4 था, अच्छे से ध्यान दे। फिर क्या था? 7 से 6 से H2SO4 था और 5 से HNO3 था, 3 ऑक्सी में। और हाइड्रा में 3 आपने पढ़ा, HI, HBr, HCl पढ़ा। ये भी ऊपर वाला ज्यादा है, इधर भी ये वाला ज्यादा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टॉप 3 ऑक्सी HClO4, H2SO4, HNO3 और टॉप 3 हाइड्रा HI, HBr, HCl। हालांकि ऑक्सी का कंपैरिजन कभी भी आपसे हाइड्रा के साथ नहीं पूछेगा। जैसे आपसे सवाल यही आएगा कि H2SO4, HNO3 में इसमें कंपेयर करो, HCl, HBr, HI। हाइड्रा का हाइड्रा से कंपैरिजन पूछेगा, ऑक्सी का ऑक्सी से। ऑक्सी हाइड्रा मिला के नहीं पूछता, बट आईआईटी कुछ भी कर सकता है। आईआईटी में ऐसा देखने को मिला है, वो HNO3, HCl, H2SO4 का ऑर्डर पूछा हुआ है। 3 एसिड HCl एक ही बार हालांकि आज तक पूछा, लेकिन पूछा है HCl, HNO3 और H2SO4, क्योंकि ये तीनों एसिड काफी कॉमन यूज होते हैं। तो चलो मैं बता दूं, अगर आप करना चाहते हैं ये ऑर्डर, आप यहां पे आप लगा दिए, ठीक है। तो आपका फाइनली क्या बना? इन दोनों को इन दोनों के बीच में डाल दिए, तो फाइनली क्या बना? HClO4 और HClO4 करीब करीब बराबर होता है। HClO4 और HI करीब करीब बराबर होता है, करीब करीब क्लोज होता है, बहुत हाई स्ट्रेंथ का है, क्लोज होता है। इसके बाद कौन आया? H2SO4। इसके बाद कौन आया? ध्यान से देखेंगे, H2SO4, अगला कौन आया? HBr, फिर कौन आया? HCl, और तब कौन आया? HNO3। तो आपसे इन तीनों का पूछा था, H2SO4, HCl और HNO3 का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व होगा, और ये अब इंपॉर्टेंट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट हो गया ये सीरीज पूरा, ठीक है। तो HClO4, HI में ऑर्डर पर ध्यान मत दें, ये दोनों काफी क्लोज है। बाकी इन दोनों को इन दोनों के बीच में, H2SO4, HNO3 के बीच में हमने लगा दिया। तो इस तरह से, और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सी है, इधर स्ट्रॉन्ग हाइड्रा है। इसके अलावे क्या और कोई स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं? हमने बोला क्या इनके अलावे क्या कोई और होंगे, सम अदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स? ये तो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ही, 100% आयनाइजेशन इन एक्वस सॉल्यूशन इनका है। तो ये पीरियोडिक टेबल का सीधा साधा वाला है। इसके अलावे और क्या क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे हैं, सम अदर स्ट्रॉन्ग एसिड्स पर बात कर ले। ध्यान से देखो, कुछ ऑक्सी में जैसे HMnO4, याद करो, याद करो Mn2O7 का एनहाइड्राइड का जो एसिड बना था, याद करो। H2CrO4 क्रोमिक एसिड, याद करो CrO3 एनहाइड्राइड से जो तैयार हुआ था, हमने लिखा था कल, इस पर कल ही लिखा था ट्रांजिशन मेटल नेचर में। तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, और इस पे लिखा था काफी स्ट्रॉन्ग, ये सल्फ्यूरिक से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स में। और ले सकते हो HSO3F सल्फोनिक एसिड, HSO3F, H4XeO6, H4 जेनॉन का +8 है, तो इतना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, नहीं होगा? तो ये सब ले लो। हाइड्रा में भी हो सकता है HSBF6, कॉम्प्लेक्स एसिड टाइप का जितना होगा, H2SiF6 कॉम्प्लेक्स एसिड जितना होता है, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन वाला एसिड, HBF4, समझ रहे ना? तो ये सब जो है आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सी, स्ट्रॉन्ग हाइड्रा, ये सब तो सुपर एसिड्स है बेटा, ये सब तो सुपर एसिड्स होता है। ये कॉम्प्लेक्स एसिड जो जितना भी होता है ना, ये सब तो सुपर एसिड्स होता है। सुपर एसिड्स मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये सारे सुपर एसिड्स होते हैं। हद से ज्यादा स्ट्रेंथ होती है इनकी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तो सुपर एसिड्स। तो चलिए, हमने आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में बताया, ज्यादा इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है, काफी ज्यादा हो गया ऑलरेडी। यही 3 ऑक्सी HClO4, H2SO4, HNO3, 3 हाइड्रा HI, HBr, HCl, इन दोनों को इन दोनों के पोजीशन में कुल पोजीशन लिख दिया, और हमने आपको सिखाया। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में वो दोनों तो आप याद रखेंगे ही, क्योंकि Mn2O7 को हमने पढ़ाया हुआ है, वो काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। CrO3 वाला भी, तो दोनों पर वाटर डाल के एसिड बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स वाला जितना भी एसिड होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाला, ये सारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। तो चलो, हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स के बारे में चर्चा की, हाइड्रा भी चर्चा हो गया। तो एसिड बेस स्ट्रेंथ पर बहुत सारी बातें हुई। अब चलते हैं आपको लेके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे, ध्यान से देखें।
मन लगा के पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने आपको पीछे कह दिया है कि आप वीके जायसवाल की बुक से कंप्लीट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को आप प्रैक्टिस कर जाएं एकदम जल्द से जल्द। हमने कब का वो टॉपिक खत्म कर दिया है, उसके बाद नया तीसरा यूनिट का ये चौथा लेक्चर भी है, तो एकदम तेजी से आप उसको कंप्लीट कर जाएं। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाले यूनिट को पहला चैप्टर जो है वीके जायसवाल में, उसमें हालांकि उतना ही हमने नहीं पढ़ाया हमने उसके अलावा भी बहुत सारा है, बट उसमें आपको जो चीजें मिलेंगी वो तो सारा मेरा कवर्ड है। उसके बाद भी एस ब्लॉक वगैरह से चीजें जो हुई है, पी ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, वो सब हम आगे दिखाएंगे आपको, हम दिखवाएंगे, वो सब करवाएंगे। ऑफलाइन के थ्रू भी होगी, ऑनलाइन वालों के भी थ्रू, दोनों के अपने अपनी जगह पर अपनी अपनी चीजें होंगी, करवाई जाएंगी, बट आप उससे मिनिमम प्रैक्टिस उतना कर जाए। सभी लोगों को हमने बोला वीके जायसवाल की बुक से वो कंप्लीट मतलब कंप्लीट कर जाए, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पहले करवा दिया था, फिर ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज वाला। चलिए आ जाए। तो अब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ध्यान से देखिए। कोई MOH मेटल हाइड्रोक्साइड बेस है और कोई XOH नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में, वाटर में। तो एसिड बेस क्या करता है वाटर में, आपने पढ़ा है, ये OH माइनस रिलीज करेगा और M प्लस कैटायन बनाए, OH माइनस देने के बाद M प्लस। और XOH एसिड क्या करेगा वाटर में, ये H प्लस रिलीज करेगा, तो यहां से H प्लस रिलीज करके ये एक्सो पर माइनस एनायन बनाएगा। अब यही एसिड की प्रॉपर्टी है H प्लस, बेस की प्रॉपर्टी है OH माइनस, पहचान। अब ये दोनों न्यूट्रलाइज किया, यही OH माइनस प्लस H प्लस मिलके वाटर बनाता है, इसी को आप बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन हुआ और आपका M प्लस और एक्सो माइनस मिलके MOX, ये आपका बना सॉल्ट। इसीलिए आप इसका प्रोडक्ट लिखते हैं MOX प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 9th-10th में भी आपको इससे मुलाकात हुई थी, ठीक है, और 9th-10th में भी आपने इसको पढ़ा था कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं। अब यहां जो बातें धीरे धीरे आएंगी पॉइंट वाइज। एसिड बेस रिएक्शन काफी फास्ट होता है, काफी फास्ट, अनकंट्रोलेबल टाइप का, उसको जल्दी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे तेज रिएक्शंस में से एक होता है एसिड बेस रिएक्शन। चाहे एसिड कमजोर भी क्यों ना हो, बेस कमजोर भी क्यों ना हो, तब भी ये रिएक्शन देखने को मिलता है कि हो जाता है। जबकि रेडॉक्स में अगर रेडॉक्स एजेंट कमजोर नेचर का, तो वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता, ये रिएक्शन कम से कम प्रोसीड कर जाता है। ठीक है, कुछ इक्विलिब्रियम होगा, कुछ क्योंकि जो वीक वाला पार्ट होगा वो इक्विलिब्रियम दिखाएगा, हमने पढ़ा है। जो स्ट्रांग होगा वो यूनिडायरेक्शनल होगा, इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगा, हमने आपको बताया। फिर भी आ जाए, तो हमने लिखा कि यूजुअली एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन reactions are one of the most feasible chemical reactions. केमिकल रिएक्शन जितने हैं उनमें से एक है जो काफी फिजिबल है, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का लें तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा, ध्यान से देखें। लेकिन अगर आप एक स्ट्रॉन्ग लें, एसिड स्ट्रॉन्ग वीक बेस, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या वीक एसिड और वीक बेस, नहीं समझे, ध्यान से देखिए। रिएक्शन सब केस में होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड लेकिन बेस वीक लिया, ध्यान से। अब एसिड हमने स्ट्रॉन्ग न लेके वीक ले लिया, बट बेस हमने स्ट्रॉन्ग ले लिया, या दोनों वीक ले लिया, मतलब कम से कम एक पार्ट दोनों में से कोई वीक लिया, तो ऐसा रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा।
मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया है इस बात को कि जो वीक एसिड या वीक बेस होता है वो 100% आयनाइजेशन प्रोसेस में नहीं जा पाता। ठीक है, तो अब इसको एग्जांपल लेकर के हम लोग करते हैं। अब डायरेक्शन को भी आपको थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि सर डायरेक्शन में किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं जल्दी से प्लीज। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग यहां पहले कुछ एग्जांपल्स इस पेज में पहले करें एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। उम्मीद है आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे चीजों को। जैसे हमने लिया आपने लिया HClO4 प्लस NaOH। ठीक है, तो ध्यान से देखो, एसिड ने अपना धीरे धीरे बिना स्टेप के बनाना होगा, H प्लस निकाल लिया तो ClO4 माइनस, और बेस ने अपना OH माइनस निकाल लिया तो Na प्लस, तो प्रोडक्ट क्या हो गया NaClO4 प्लस वाटर। समझते जाओगे अच्छे से। हमने ये भी एसिड लिया और ये भी एसिड लिया, और आपने गौर, सॉरी ये बेस लिया, और आपने गौर किया कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, एस ब्लॉक का बेस और ये टॉप 3 ऑक्सी एसिड, तो इसलिए कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ठीक से देखो, कोई इक्विलिब्रियम इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट ले लो, हमने ले लिया मान लो यहां H2SO4 और कोई बेस ले लिया, इधर हमने के, ध्यान से देखो KOH, लेकिन इस बार चलो ऐसे लिखता हूं मैं इसको, K2O लिख दो। ठीक है, एक्वस K2O लिख दो। तो देखो ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, ये हमने बेस न लेकर के एनहाइड्राइड लिया, एनहाइड्राइड लिया, लेकिन गौर कर बेटा ये स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है, क्योंकि इसका बेस क्या होगा, पहले बेस में कन्वर्ट करो, तो K2O का बेस क्या होगा KOH, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोक्साइड होगा ना, +1 में हाइड्रोक्साइड। अच्छे से देखना, नजरें जमा करके, बिल्कुल ध्यान नहीं हटाना। तो अब एसिड H प्लस दिया, हम बैलेंस कहीं नहीं कर रहे, एसिड H प्लस दिया और बेस OH माइनस दिया, तो क्या बन गया K प्लस और सल्फेट K2SO4 प्लस वाटर। अब ध्यान दो, क्या इक्विलिब्रियम होगा, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। क्यों इक्विलिब्रियम नहीं होगा बेटा, क्यों इक्विलिब्रियम नहीं होगा, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग था। चलो अगर ऐसे ले लिया जाए, ठीक से देखो, NaOH प्लस CO2 एक्वस, इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखो सोल्यूशन में सबसे पहले हमने NaOH लिया, तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग बेस एस ब्लॉक का हाइड्रोक्साइड, और जब CO2 लिया तो फिर ये एनहाइड्राइड हो गया, तो एनहाइड्राइड को पहले एसिड में कन्वर्ट करो, तो इसका एसिड क्या होगा, वाटर जोड़ने के बाद एसिड आता है। तो हमने बोला था कि सब में सीधा सीधा वाटर जोड़ देते हैं, एक याद रखने के लिए SiO2 में 2 मोल ऑफ वाटर जोड़ते हैं और P2O5 में 3 मोल ऑफ वाटर जोड़ते हैं, तो आप इसमें वाटर जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा H2CO3। सही है, तो अब जरा देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक, वीक एसिड है, तो अब ये H प्लस जब हटाओगे तो CO3 डबल माइनस बना और Na प्लस हुआ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा Na2CO3। ध्यान से देखोगे प्रोडक्ट क्या बनेगा Na2CO3 प्लस वाटर, लेकिन ये इक्विलिब्रियम होगा। क्यों होगा इक्विलिब्रियम, जरा सोचो, इक्विलिब्रियम क्यों होगा, क्योंकि एक वीक एसिड है। तो इस तरह से क्या हुआ, देयरफॉर अगर आपने NaOH प्लस CO2 लिया तो इस डायरेक्शन में हुआ Na2CO3 प्लस वाटर, इसको बोलते हैं एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान से, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका जो रिवर्स डायरेक्शन हुआ ना, इसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस याद करो, बहुत बार हमने पढ़ाया है वाटर से रिएक्शन, तो सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई, सॉल्ट का वाटर से रिएक्शन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो अगर आपसे बोला जाए क्या NaClO4 सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, तो नहीं होगा। K2SO4 सॉल्ट का, अच्छे से सीखो, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है। हमने आपको पिछले लेक्चर में बोला था कि इसका जो अगला लेक्चर करने वाला हूं वो काफी कॉन्सेप्चुअल होगा,
ठीक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत अच्छे से आते हैं। तो इस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस ये बैकवर्ड कब जाता, जब कोई एक वीक इसमें रहता, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना, इसलिए बैकवर्ड नहीं जाएगा, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। आपको समझ में आ गया होगा, मैं काफी एग्जाम्पल करने वाला हूं, कर दूंगा। तो देखो, अभी हमने अब मैं ऐसे ले रहा हूं, ध्यान से देखोगे, ले लेता हूं मैं FeOH3 और प्लस कुछ भी ले लो इधर, ले लो, चलो HCl ले लेता हूं, ठीक से। तो ये इस बार हमने वीक बेस लिया और ये हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया, हालांकि हाइड्रा लिए, ठीक है, लेकिन है तो एसिड स्ट्रॉन्ग है। तो जब ये OH माइनस देगा तो क्या हो जाएगा, Fe पर 3 प्लस, तो FeCl3 प्लस वाटर। मेरा ये कहना है कि ये यूनिडायरेक्शनल होगा कि दोनों तरफ, तो सर दोनों तरफ होगा। इसका मतलब है कि FeCl3 कैन अंडरगो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस में ये जा सकता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, आईआईटी ने तो कई बार पूछा, जेईई में, नीट, हर एग्जाम ने पूछा है, क्या आपको 4 सॉल्ट देगा, बोलेगा इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, इनमें से किसका हाइड्रोलिसिस होगा, इनमें से हाइड्रोलिसिस किसके वजह से होगा। हाइड्रोलिसिस आप क्या देख रहे हैं, किसके वजह से हो रहा है, स्ट्रॉन्ग वाला एसिड या बेस का पार्ट अवेलेबल होने की वजह से, प्रेजेंट होने की वजह से, या वीक वाला, तो सर वीक वाला, क्योंकि हाइड्रोलिसिस बैकवर्ड वाला रिएक्शन है सॉल्ट का वाटर से। तो वो सर इसलिए होता है क्योंकि एसिड या बेस दोनों में से कोई हम जब वीक ले लें, मतलब वैसा सॉल्ट जो या तो वीक एसिड या वीक बेस से बना हुआ है, उसी के हाइड्रोलिसिस में जाने की संभावना है। ध्यान से सुनो, only the salts of either strong acids or strong bases can undergo हाइड्रोलिसिस। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जैसे चलो यहीं पे नहीं, एग्जाम्पल मैं बाद में करता हूं। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है, आपको आप अच्छे से देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, हर तरीके का एग्जाम्पल लिया। चलो एक एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं, CaO प्लस, ठीक से देखो, CaO प्लस N2O5, देखो मान लो ऐसा लिखा, तो आप देखिए ये भी एनहाइड्राइड के फॉर्म में लिखा है और ये भी एनहाइड्राइड के फॉर्म में लिखा है। जब दोनों एनहाइड्राइड, अच्छे से देखो तो, लेकिन वाटर कहीं नहीं है, क्योंकि एनहाइड्राइड मतलब वाटर नहीं है, और हमने वाटर अगर नहीं दिया, मान लो दोनों ड्राई फॉर्म में, तो बेटा ये देख, ये किस बेस का है, तो CaOH2 का है। इसका इसका रिलेटिव बेस क्या है, CaOH2, जो स्ट्रॉन्ग बेस है। और इसका क्या है, तो इसमें सर वाटर जोड़ करके हम लोग को बनाना आता है H2N2O6, तो HNO3, सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो सॉल्ट क्या बनेगा, कैल्शियम पर 2 प्लस और NO3 पर माइनस, तो CaNO3 वाटर मत लिख देना, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वाटर कैसे लिख दोगे, ये सॉल्ट बन गया आपका। आप इसको ध्यान से, दोनों स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है, चूंकि S ब्लॉक का है और HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब दूसरी बात, अगर इसमें से एक वीक पार्ट का रहता तो क्या आप इक्विलिब्रियम दिखाते कि नहीं दिखाते। हमने बोला कि मान लो यहां CaO की जगह कोई वीक वाला रहता, MgO रहता, तो आप इसको इक्विलिब्रियम से दिखाते कि नहीं। आपसे ये मेरा सवाल है, अगले पेज में इस चीज को हम लोग जवाब ढूंढते हैं। उम्मीद है आप अच्छे से सीख पा रहे होंगे। मेरे को बताएं कि हाँ चीजें क्लियर हो रही हैं आपकी, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया या नहीं, प्लीज बताइए। और लाइक्स बनता है अगर आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, जल्दी। एक मिनट में यहां रेक्टिफाई कर दे रहा हूं, यहां पर हमने स्ट्रॉन्ग लिख दिया है, वीक वाला, वीक एसिड्स और वीक बेसिस, सॉरी इसके लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। जी दोस्तों, तो आइए
अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं, AlOH होल 3 प्लस H2SO4, ठीक है। चलो पहले इसको मैं एनहाइड्राइड के फॉर्म में लेता हूं और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अगर एनहाइड्राइड के फॉर्म में लो तो Al2O3 प्लस SO3, ध्यान दे। सबसे पहले देखिए ये क्या है, तो सर ये भी एनहाइड्राइड है, और ये क्या है, ये भी एनहाइड्राइड है, एसिड का वो बेस का। आखिर ये किस बेस का है, तो सर +3 में हाइड्रोक्साइड बना लेंगे अपन, AlOH होल 3 का है। और ये किसका है, सर वाटर जोड़ लेंगे तो H2SO4 आ जाएगा वाटर जोड़ने से, H2SO4। अब देखो ये एम्फोटेरिक है, ठीक है, मतलब एसिडिक और बेसिक दोनों भी है, बेसिक दोनों है, दोनों वीक है, एसिडिक भी वीकली है और बेसिक भी वीकली है, क्योंकि एम्फोटेरिक हो गया तो दोनों चीजें कमजोर हैं, और H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये अपना ध्यान से देखो, अभी जब एसिड है तो इसका कौन सा प्रॉपर्टी काम करेगा, एक्टिव बेस प्रॉपर्टी। इसका कौन सा प्रॉपर्टी यहां एक्टिव होगा, एक्टिव बेसिक प्रॉपर्टी। ध्यान से, क्यों बेसिक प्रॉपर्टी एक्टिव होगा, इसके पास दोनों कैरेक्टर है, तो सामने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड आया है, इसलिए इसको क्या बनना पड़ेगा, बेस। तो ये क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोक्साइड। तो क्या आएगा, Al पर ट्रिपल प्लस, और यहां से क्या आएगा, सल्फेट। तो क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस बन गया, Al पर ट्रिपल प्लस और SO4 पर 2 तो फॉर्मूला क्या बना, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। वाटर मत बना दीजिएगा, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कहीं है नहीं, तो वाटर बनाने का तो कोई चांस ही नहीं है, वाटर मत बना दीजिएगा। अब आइए, क्या ये रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में दिखाऊं कि नहीं, इक्विलिब्रियम में दिखाऊं कि नहीं, तो डेफिनेटली एक पार्ट वीक है, बेस वाला पार्ट, तो इक्विलिब्रियम लूंगा कि नहीं, नहीं ले सकते, क्योंकि इक्विलिब्रियम हमने आपको सिखाया था कि वो नेचर कब था, जब आप वाटर में काम करा रहे थे, वाटर में वो H+ या OH- रिलीज कर रहा था, तब वो इक्विलिब्रियम था। तो यहां पर वाटर हमने नहीं दिया, एनहाइड्राइड इसका ड्राई फॉर्म हमने लिखा, इसलिए इसको इक्विलिब्रियम मत लिख दीजिएगा। लेकिन वहीं पर अगर वाटर लिख दिया जाए तो इक्विलिब्रियम होगा, जैसे वाइल, वाइल अगर ऐसा रहा AlOH होल 3 और प्लस H2SO4, तब आप इक्विलिब्रियम से बेटा दिखाओगे, समझ में आया, Al2SO4 होल थ्राइस प्लस वाटर, अब इक्विलिब्रियम से दिखाओगे, और ये हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट हुआ, मतलब इसका हाइड्रोलिसिस हुआ, हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट हुआ, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। मेरी बात को अच्छे से समझना, ये क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस हो सकता है। अगर कोई बोलेगा कि क्यों हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट है, हाइड्रोलिसिस क्यों हुआ, क्योंकि बोलोगे ये सॉल्ट है वीक एसिड का कि वीक बेस का, तो H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग एसिड निकल गया, तो बेस वीक था ऑफ वीक बेस। हाइड्रोलिसिस में हमेशा आपसे लॉजिक बोलना होगा कि ये वीक एसिड हाइड्रोलिसिस किसके कारण होता है। जैसे आपसे पूछ दिया ये एग्जांपल जो NaOH वाला था, Na2CO3, इसका हाइड्रोलिसिस हुआ किसके वजह से, हाइड्रोलिसिस किसके वजह से, ड्यू टू Na+ के कारण कि CO3 2- के कारण। कौन वीक एसिड था कि वीक बेस, तो NaOH वीक बेस नहीं है, H2CO3 वीक बेस है, तो ड्यू टू कार्बोनेट आयन। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि ये सॉल्ट है वीक एसिड का। क्लियर है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आया होगा कि हाइड्रोलिसिस के चांसेस कब बनते हैं, जब वो सॉल्ट या तो एसिड वीक या बेस वीक, दो में से कोई एक पार्ट वीक हो तो हाइड्रोलिसिस के चांसेस स्टार्ट होते हैं। जरूरी नहीं कि हाइड्रोलिसिस हो जाए, चांसेस शुरू हो जाते हैं। सर ये क्या बोल रहे हैं, तभी से तो इतने एग्जांपल चल रहे हैं कि एक पार्ट भी वीक हो जाए एसिड या बेस तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। तो अभी कह रहे हैं कि चांसेस शुरू होते हैं, जरूरी नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये स्ट्रॉन्ग वीक एसिड या वीक बेस या दोनों चीज वीक है, उसका सॉल्ट है वो, बावजूद उसके उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा, क्यों, इसको आगे क्लियर करेंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी उतना लेके नहीं चल रहा, आगे आ जाइए बेटा। जंग मोहब्बत और इनऑर्गेनिक में सब जायज है, बार बार बोलते हैं आपसे। तो चलिए, हमने ढेरों एग्जांपल्स पहले यहां पे आपके साथ डिस्कस किया है कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे करते हैं,
अगर हाइड्रोक्साइड एसिड हाइड्रोक्साइड बेस है तो H+OH- रिलीज करना आसान है। अगर एक का एनहाइड्राइड है उसमें बना हुआ तो उसको वाटर से जोड़ के पहले अलग से एसिड तैयार कर लो या बेस तैयार कर लो। दोनों का एनहाइड्राइड है तो दोनों को वाटर से जोड़ करके पहले उसका एसिड बेस तैयार कर लो। करस्पॉन्डिंग एसिड बेस बनाना, तो देखो कैसे सीक्वेंस में हमने पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया तब जाकर के ये सॉल्व हुआ। उसमें से कोई एक चीज अगर मैं छोड़ देता तो आपसे ये सॉल्व नहीं होता दोस्त। ठीक है, अब आ जाओ नाउ रिएक्शंस ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। ध्यान से, अब यहां से थोड़ी और बड़ी चीजें, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। जैसे मैं ले लूं ZnOH2 प्लस H2SO4। ध्यान से देखो, तो बेटा अब तो एकदम जल्दी जल्दी तुम बना सकते हो। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये एम्फोटेरिक है, लेकिन सर एम्फोटेरिक है तो वीक बेस तो है ही, इसलिए सर इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा और ZnSO4 प्लस वाटर होगा, और सर इधर से इधर सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो गया, हाइड्रोलाइजेबल सॉल्ट हुआ, हाइड्रोलिसिस में जाने लायक सॉल्ट। तो हमने एम्फोटेरिक को यहां इस्तेमाल किया किसके तरह, बेस के तरह। क्यों, क्योंकि सामने में स्ट्रॉन्ग एसिड लिया गया। अब इसी एम्फोटेरिक को आप क्या करो, ध्यान से देखो, आप इसी एम्फोटेरिक को आप क्या करो तो बेस के तरफ इस्तेमाल कर दो। किसके तरफ, बेस। ध्यान से, जैसे AlOH3 ले लिया एम्फोटेरिक, लेकिन अब इसको हम एसिड के तरफ न लगा के बेस के तरफ लगाते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है, तो अब जब आप सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, इसका क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, तो सवाल है, देखो लोग कैसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ये तो Na+ देगा, अब ये क्या देगा, एम्फोटेरिक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए एसिडिक नेचर यहां इसका काम आएगा, क्योंकि ये तो बेस है तो ये तो एसिड बेस दोनों है, तो चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसको एसिड की तरह बिहेव करना होगा। तो लोग क्या करते हैं, इसको हमारे टीचर्स ने भी हमको अपने टाइम में सिखाया था, इसको एसिड बना दो ऐसे H3AlO3। ध्यान से देखो, H3AlO3 एसिड बना दो, और एसिड से फिर H+ हटा दो और AlO3 ट्रिपल माइनस हो गया। तो इसका प्रोडक्ट जो है फाइनली, हमने पूछा क्या है, तो इसका प्रोडक्ट बना दिया Na+ और AlO3 ट्रिपल माइनस, तो Na3AlO3 प्लस वाटर। हमारे टीचर ने भी हमको मेरे टाइम में ये सिखाया था कि एम्फोटेरिक को जब भी एसिड की तरह बिहेव करना हो तो पहले उसको एसिड की तरह लिख लो। लोग इसी तरह बनाते हैं, H3AlO3 और वहां से H+ निकाल लिया, AlO3 ट्रिपल माइनस बना, वो बना दिया। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, ये सब गलत है। एक्चुअली क्या होता है जरा समझे ध्यान से, जब भी कोई एम्फोटेरिक वाला आता है, जब भी कोई एम्फोटेरिक वाला आता है, कोई भी एम्फोटेरिक वाला आता है, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, एक्चुअली ये लुईस एसिड है। हमने इसलिए आपको लुईस पढ़ाया था अच्छे से, ये लुईस एसिड है, इसके पास वैकेंट 3p है, अच्छे से देखना होगा। तो यहां पे आपका जो आपने बेस लिया है NaOH, इसका OH- इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है सीधा सीधा, इसका OH- सीधा सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आता है। चूंकि लुईस एसिड है और ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ये लुईस बेस की तरह काम कर रहा, ये लेके आया और इसको पेयर दिया, तो ये क्या बन गया, AlOH3 में OH- ऐड हो गया, तो बन गया AlOH4-, OH- ऐड हुआ तो AlOH4- इसका Na+, तो क्या बन गया, NaAlOH4। क्या बन गया, NaAlOH4। ये वाला इस तरीके की चीजें बनी, जबकि आपने क्या बनाया, Na3AlO3। अब इस NaAlOH4 को आप ऐसे भी लिख सकते हो सजा के, NaAlO2.2H2O, सजा के हमने लिख दिया। ध्यान से, NaAlO2 डॉट, क्योंकि 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, तो ऐसे हमने सजा के लिख दिया
लेकिन इसमें बहुत सारी बातें अभी हमको करनी है, हम आपको समझाने वाले हैं। आप पेज पर बने रहे, बिल्कुल हटेंगे नहीं। थोड़ा सा सर दर्द आएगा, हल्का सा थोड़ा पेन महसूस होगा कि पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, लेकिन यकीन आप मेरे पर इत्मीनान रखें, अच्छे से हम क्लियर करेंगे आपकी चीजों को, आपके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर करेंगे। बस आप बने रहे वीडियो पर, प्लीज स्क्रीनशॉट लें। आइए इस रिएक्शन को और अच्छे से हम थोड़ा आपके सामने लाते हैं। हमने बोला कि इस तरह से आपका NaOH प्लस AlOH3 का जो रिएक्शन हुआ एम्फोटेरिक का बेस के साथ, एसिड के साथ नहीं, बेस के साथ, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन हुआ, नो डाउट, क्योंकि वीक एसिड है ये और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये बना NaAlOH4 नेट, ये बना। मतलब सीधा सीधा इसमें होता क्या है, लुईस एसिड लुईस बेस कॉम्बिनेशन होता है। नहीं हुआ? लुईस एसिड कौन? AlOH3, और लुईस बेस कौन? लुईस बेस कौन? OH माइनस। सीधा सीधा ये ऐड हुआ। तो इसको भी आप हाइड्रोलिसिस ही बोलते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में होता क्या, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, अच्छे से सुनोगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर से रिएक्शन करता है। हमने आपको करवाया था हाइड्रोलिसिस, याद करो, याद करो तुम हाइड्रोलिसिस को। SO3 का आपने हाइड्रोलिसिस किया था, तो हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ था याद करो, मैं फिर से याद करवाता हूं। वाटर ने अपना लोन पेयर अटैक करवाया था इस पर, जिसके कारण यह पाई बॉन्ड ओपन हुआ था और कन्वर्ट कर गया था धीरे धीरे H2SO4 में। याद होगा हमने किया है अरेंजमेंट के बाद, रीअरेंजमेंट्स के बाद। यहां पे यही चीजें हो रही है कि OH माइनस अपना लोन पेयर ला करके, OH माइनस अपना लोन पेयर ला करके AlOH3 को ट्रांसफर कर रहा है। फर्क क्या है कि ये वाटर का लोन पेयर ना होकर के एल्कलाइन सब्सटेंस, एल्कलाइन किसको बोलते हो, बेस को, बेस सब्सटेंस का लोन पेयर है। वाटर का लोन पेयर ना होकर के बेसिक सब्सटेंस का लोन पेयर है, एल्कलाइन सब्सटेंस का लोन पेयर है। इसलिए इस हाइड्रोलिसिस का एक नाम है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। इसका क्या नाम हो गया, एल्कलाइन, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। क्या नाम नहीं हुआ, क्या नाम नहीं हुआ, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। गलती से भी नहीं बोलेंगे, 90% लोग एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं और इसका प्रोडक्ट भी उसी तरह से बनाते हैं। हमने क्या बोला बेटा, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गलती से भी नहीं बोलेंगे। जब भी एम्फोटेरिक का बेस के साथ रिएक्शन हो तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। एम्फोटेरिक का एसिड से नहीं, एम्फोटेरिक का बेस से रिएक्शन हो तो उसको एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। उम्मीद है अब चीजें आपकी क्लियर भी होंगी। अब सेकंड आ जाओ, सेकंड ध्यान से आराम से। NaAlOH4 को हमने आपको बोला कि आप इसको ये भी लिख सकते हो NaAlO2.2H2। अगर इसमें पूछूं कि कितने मोल्स वाटर हैं लगे हुए क्रिस्टलाइज्ड, जैसे CuSO4.5H2, ZnSO4.7H2, जैसे लिखते हो ZnSO4.7H2, तो .7H2 मतलब 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से क्रिस्टलाइजेशन है वो, ठीक है। MgSO4.7H2 7 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से क्रिस्टलाइजेशन है। तो इसमें क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब पानी लगा हुआ है क्या, ये पानी लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है यहां, नहीं बिल्कुल नहीं, ये धोखा है देखने में, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बिल्कुल नहीं है। ये देखो ये है, इसको सजा के वैसा लिखा गया है, ये है इसको सजा के ऐसा लिखा गया है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। तो ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके जेईई में, नीट में, हर जगह पूछता है, इनमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन देगा, इसमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है। Which of the following does not having any water of crystallization? अच्छे से क्वेश्चन को देखिए। इनऑर्गेनिक बहुत प्यारी सब्जेक्ट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, लोग इसको पढ़ने का तरीका गलत कर रखे हैं, इसलिए लोगों से संभले नहीं संभलता है, भागते रहते हैं भागते रहते हैं, ठीक है।
एकदम कंटिन्यूटी से क्लास करेंगे, इनऑर्गेनिक मजा आएगा, और इनऑर्गेनिक की वजह से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑर्गेनिक में उतर के जाती हैं, फिजिकल भी अच्छा होगा। जैसे पहला एक हमने दिया CuSO4.5H2O, दूसरा हमने दिया CaCl2.6H2O, तीसरा ध्यान से देखें हमने दे दिया Na2BO2.2H2O, चौथा हमने दे दिया MgSO4.7H2O। तो देखो सारे में वाटर लगे हुए हैं, लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको बोलते हैं? जो साथ में आयन, आयनिक क्रिस्टल में आयंस के बीच में जो वाटर आकर के फंस जाता है। नहीं, जैसे मान लो कैल्शियम 2+ आयन कैटायन ये है क्रिस्टल में Cl-, तो इस बीच में वाटर आके अटक गया, स्पेस था, गैप था और वाटर अटक गया। कैल्शियम 2+ H2O के नेगेटिव डायपोल को खींच रहा है और Cl- H2O के पॉजिटिव डायपोल हाइड्रोजन डायपोल को खींच रहा है, तो वो आयन डायपोल इंटरेक्शन में आके बंध जाता है। उसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। पानी में जो भिगोते हैं तो पानी को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, सूखा हुआ है, लेकिन अगर आप उस पर पानी डालने को देखेंगे तो वो 10 मॉलिक्यूल तक, हर Na2CO3 10 मॉलिक्यूल तक वाटर को होल्ड करके बांध के रख सकता है, तो हो जाता है Na2CO3.10H2O, सोडा जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, तो Na2CO3.10H2O, तो वो डॉट का मतलब समझो, मतलब वो वाटर को होल्ड करके रखा है। लेकिन कई बार वहां पे वाटर नहीं है, लेकिन लिखने के तरीके में वाटर लगता है, लेकिन है नहीं। तो सर इसको आपने यहां पर आंसर क्या बनाओगे? आंसर सी होगा। क्यों? ये एम्फोटेरिक से समझ में आया। कौन एम्फोटेरिक से? बेरिलियम से। सर थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल लेकर के इसको समझा दीजिएगा तो बड़ी कृपा होगी आपकी भी, और हम लोग भी सर 2-4 स्टूडेंट को बोलेंगे सर से जाके इनऑर्गेनिक सीखो। तो चलो आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको। थर्ड नंबर, ध्यान से देखो। अगर मैं लूं NaOH प्लस BuH होल 2, ठीक से, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक, तो इसीलिए वीक एसिड तो हो गया। अब इस रिएक्शन का जो सॉल्यूशन है वो कैसे होगा? ध्यान से देखें, तो हमने क्या बोला? BuH होल 2 पर कौन आएगा? NaOH। NaOH मतलब OH- इसका लाके अटैक करेगा, पेयर अपना। ठीक है, तो कितना पहुंचेगा? जैसे AlOH होल 3 के पास एक OH- गया तो 4 हो गया, तो BuH होल 2 के पास 2 है, कितना पहुंचेगा? 4 बनाना, या तो 4 बनेगा या 6। अगर कैपेसिटी 6 की है तो 6 पर पहुंचेगा, अगर कैपेसिटी 4 तक की कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 पर पहुंचेगा। यूजुअली आपके सिलेबस में 4 का ही देखने को मिलता है। या ऐसे समझो ना, अगर 4 से कम है तो तुम 4 पे पहुंचा दो, 4 या 4 से ज्यादा है तो 6 पे पहुंचा लेना, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर किसी के पास 4 से कम है या 4, तो उसको 4 तक पहुंचा लो OH- ऐड करके, बट 4 या 4 से ज्यादा है तब OH- ऐड करके 6 तक पहुंचा लो। ठीक है, चलो, तो OH- ऐड किए तो बेटा कितना ऐड करेंगे? 2, तो 2 मतलब यहां 2 ले लिए, तो क्या बन गया? BuH होल 4 माइनस, कितना माइनस? 2 माइनस। क्यों? क्योंकि 2 OH- ऐड किया तो 2Na प्लस लगेगा। तो फाइनली क्या लिखोगे? BuH होल 2 प्लस NaOH 2 मोल्स, इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि ये वीक बेस है, सॉरी हाँ वीक एसिड है एम्फोटेरिक होने की वजह से। तो क्या बन गया? Na2BeOH होल 4। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस बोलोगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं बोलोगे, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। अब इसको सजा के लिखो। सजा के ऐसे लिख सकते हो, Na2BO2.2H2O। कैसे पकड़ में आया? 4 हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं? 2H2, तो 2H2O लिख दिया। अब बाकी जो बचा इधर सेट कर दो, Na2BE, तो 2 ऑक्सीजन यहां तो 2 यहां लगा दिया। इसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हमने सजा के लिखा। तो क्या अब आपको अच्छे से एम्फोटेरिक सब्सटेंस का बेस की तरफ बढ़िया से क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से आप इसको सीखे कि नहीं? एम्फोटेरिक का बेस की तरफ लोगों का जो अप्रोच है वो अप्रोच कैसे रहता है आप समझ सकते हैं। क्या करता वो? BuH होल 2 को एसिड बनाता, तो इसको क्या लिख देता? H2BeO2। ध्यान दो, H2BeO2, यहां से 2H+ निकाल के बना लेता BeO2 डबल माइनस।
तब Na+ जोड़ देता इस पर 2 Na+, NaOH से लाके, तो क्या बना लेता प्रोडक्ट, वो भी घुमा फिरा के यही ले आता Na2BO2। इसको बोल देता है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। प्रोडक्ट घुमा फिरा के बना देता है Na2BO2, लेकिन Na2BO2 प्रोडक्ट है ही नहीं, ये गलत है, साफ साफ ये तरीका गलत है। किनका किनका अच्छे से समझ में आया बताइए प्लीज, एकदम अच्छे से बताइए कि हाँ सर मेरा क्लियर हो गया, और स्क्रीनशॉट भी ले जल्दी से, सभी लोग बताएं। बस इस सेशन का थोड़ा सा टाइम, और इस पेज में हम लोग अब थोड़े एग्जांपल्स और डिस्कस करके हम लोग टर्मिनेट करेंगे इस चीज को। ध्यान से देखें, यदि मान लो कि आपने Zn कुछ ले लो, Zn का ही ले लो फिर से, ZnOH2 प्लस NaOH। अब बहुत तेजी से पकड़ना होगा, बहुत तेजी से पकड़ना होगा, सोल्यूशन आ जाओ, बहुत तेजी से पकड़ना होगा। सर ZnOH2 एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है सर। NaOH से सर आपने रिएक्शन कराया, ये स्ट्रॉन्ग बेस है सर, तो इसलिए ये एसिडिक होगा। तो सर जो यहां एसिड होगा ये वीक एसिड होगा, लेकिन अब इसमें जो खास बात होगी, ये OH एसिड जो है ये H+ देने वाला एसिड नहीं होगा। सर अब हम लोग समझ रहे हैं इस चीज को, ये H+ रिलीजिंग एसिड नहीं होगा। कौन सा एसिड होगा सर? ये OH- एक्सेप्टिंग, OH- एक्सेप्टिंग एसिड होगा, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। दैट इज सर ये लुईस एसिड होगा, और ये जो बेस होगा सर एक्चुअली अब ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। तो सर एक पार्ट वीक है इसलिए हाइड्रोलिसिस तो होगा ही, लेकिन अब इसमें, और सर 2 हाइड्रोक्साइड है तो 2 हाइड्रोक्साइड ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सर? ZnOH4 हो जाएगा, 2- और 2Na+। तो देयरफॉर सर Na2ZnOH4 लिखेंगे आप, और सर इसको सजा के लिख सकते हो आप Na2ZnO2.2H2, और इसमें सर नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उम्मीद है अब चीजें आपको समझ में आई होंगी। इसी तरीके से अगर आप PbOH2 लेते हैं, ये भी एम्फोटेरिक है। अगर आप इसका NaOH से बेस से रिएक्शन करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस से, समझ रहे हैं, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो गया, AH और 2 है तो सर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? Na2PbOH4, Na2PbOH4 प्लस वाटर। ध्यान से वो प्लस वाटर लिख रहा हूं बस, सॉरी। और इसी को क्या लिख सकते हो सजा के? Na2PbO2.2H2। ठीक है, वहीं पर सर अगर आप PbOH2 को रिएक्ट करवा दो H2SO4 से, तो इस बार सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एम्फोटेरिक है, इस बार सर ये बेस की तरह काम करेगा। इसीलिए ये जो सर प्रोडक्ट होगा, ये रिएक्शन जो होगा सर, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। क्या होगा सर? ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? PbSO4 प्लस वाटर। आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। अब मेरा सवाल, ये इक्विलिब्रियम आएगा कि नहीं? सर डेफिनेटली इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि वीक पार्ट है, तो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगा। और हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं? हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, किसकी? PbSO4 की। ये गलत है, इसीलिए मैंने बोला था टॉपिक खत्म होने तक आकर के मैंने आपको क्लियर किया ये गलत है। मतलब सब कुछ सही है, हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। हमने आपको बोला था सिर्फ एक पार्ट वीक होने से नहीं होता है, ठीक है, मेजर बड़ा कॉन्सेप्ट वो है, लेकिन इसमें साथ में एक चीज है। तो कोई बोलेगा क्यों नहीं होगा, तो आप बोलेंगे एज PbSO4 इज इनसॉल्युबल, PbSO4 इज इनसॉल्युबल। सर मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं?
सर आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब बेटा हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि अब हाइड्रोलिसिस के लिए आपके साथ हमने 2 शर्तें रखी और दोनों फॉलो होने चाहिए। पहला, वो सॉल्ट सॉल्युबल होना चाहिए और सेकंड, या तो वीक एसिड या वीक बेस से वो सॉल्ट बना होना चाहिए। कितना कॉन्सेप्चुअल है। इतने लंबे तरीके से अगर नहीं पढ़ाया होता तो आप कहां से लोड ले पाते, कहां से इन चीजों को आप समझ पाते। ठीक है, तो एक पार्ट कम से कम या तो वो सॉल्ट वीक एसिड वीक बेस का होना चाहिए, ये तो आप समझ ही रहे, लेकिन एक एडिशनल फैक्ट हमने क्या बोला, हर हाल में उस सॉल्ट को सॉल्युबल होना चाहिए। PbSO4 इनसॉल्युबल है, मतलब अब नया टॉपिक जो ओपन होगा ना आपका नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट इसी में नया टॉपिक, मतलब अगला जो आज एसिड बेस सब कंप्लीट करने के बाद वो अब सॉल्युबिलिटी टॉपिक ओपन हो जाएगी। अब सॉल्युबिलिटी टॉपिक, क्योंकि आपने क्या देखा, अब हाइड्रोलिसिस में आके आप फंस गए। इसी तरह से इनऑर्गेनिक हम लोग चेन में बढ़ते हैं, एक टॉपिक के बाद दूसरे का हाथ थामते हैं, दूसरे के बाद तीसरे का, तीसरे के बाद चौथे का, और पूरी इनऑर्गेनिक कंप्लीट करते चले जाते हैं बिना कोई लोड लिए। ठीक है, तो इसका क्योंकि अभी सर हम लोगों को सॉल्युबिलिटी नहीं मालूम है, तो सॉल्युबिलिटी सर नहीं मालूम है तो कैसे हम डिस्कस कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि इससे पहले जितना लिया सब सॉल्युबल था, बट आपको हमने कुछ बताया नहीं। लेकिन आगे अब इस चीज को आज के बाद जब हम सॉल्युबिलिटी सीखेंगे अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में, तो अब ये चीजें जहन में आनी चाहिए कि ये सॉल्युबल है और वीक एसिड या वीक बेस का है, इसीलिए हाइड्रोलिसिस हुआ। ठीक है, तो चलो एनीवेज, PbSO4 इनसॉल्युबल है इसलिए हाइड्रोलिसिस नहीं हुआ इसका, लेकिन इसको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस नहीं। अगर मैं रिएक्शन ये कराऊं CrOH3, याद करो कल आपने किया है एम्फोटेरिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, लास्ट लेक्चर हमने किया था। अगर इसका NaOH से रिएक्शन हो तो इक्विलिब्रियम होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, देयरफॉर इसका वीक एसिड पार्ट ये काम करेगा और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, क्योंकि बेस का जब एम्फोटेरिक से होगा तो 3 है, एक ही ना ऐड होगा रे, तो क्या हो जाएगा NaCrOH4, NaCrOH4, या सजा के क्या लिखोगे NaCrO2.2H2। तो मेरी बातें अब आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उम्मीद है आज का लेक्चर जिन लोगों ने भी अंत तक किया होगा, तहलका मच गया होगा। चाहता हूं कि वीडियो कंप्लीट हो तो आप बताएं, लाइक करें और कमेंट्स में डालें कि आपको क्या कितना क्या चीजें समझ में आई, कैसा लगा। और आज अभी मेरे सामने पहले आप बता के जाएं कि हाँ आपका सारा चीज अच्छे से क्लियर हुआ या नहीं, बढ़िया से जो बोलते हैं। क्योंकि एम्फोटेरिक में देखो ऑल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ बेरिलियम, तो बेरिलियम वाला भी जिंक एग्जांपल किए, जिंक वो भी एग्जांपल किए, एल्यूमिनियम गैलियम तो एल्यूमिनियम कर दिए, टिन लेड, टिन छोड़ दिए बट लेड हमने एग्जांपल किया। तो हमने सारी चीजें आज सिखाई है, बहुत सारी चीजें हमने क्लियर की है। उम्मीद अच्छा लगा होगा। बताएं आप कि कैसा आज का लेक्चर लगा, और अगले क्लास में अब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, सॉल्युबिलिटी, मजेदार, एसिड बेस खत्म करके अब सॉल्युबिलिटी पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जाने वाले हैं SPDF ब्लॉक में, वहां भी 11th और 12th की चीजें एक साथ होंगी। थैंक यू सो मच, बने रहे, प्यार करते रहे कुमार मन्नू से, और हमारे नए फाउंडेशन बैच के लिए अपने जूनियर्स को इंस्पायर करे, बोलते रहे, मोटिवेट करे कि आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, उनका भविष्य सुरक्षित हाथों में, अगर आपको ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच।